हेलो स्टूडेंट, मैं अमित सर आप सभी का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे जो ऑफलाइन क्लासेस में एसटी नंबर 12 एसएससी सीजीएल की जो एसटी नंबर 12 हुई थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके इंग्लिश के पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद अलग अलग सारे पार्ट जो है उनकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के जो उसमें से 25 क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन की। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन में लुक एट द अंडरलाइन पार्ट। मतलब एक कह रहा है सेंटेंस दिया गया होगा और उस सेंटेंस में क्या देखना है कि लुक एट, देखिए द अंडरलाइन पार्ट्स को ऑफ ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस वो देगा, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस देगा तो कह रहा है कि इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसको हमें देखना है। बिलो सच सेंटेंस, बिलो जो नीचे, सच इस टाइप के, ठीक है, बिलो नीचे, ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में आर गिवन 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस। और जो अंडरलाइन पार्ट है इसके हर एक सेंटेंस के नीचे 3 जो है वो आपके पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो इनकी जगह पे आ सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स इफ वन ऑफ ABC इज बेटर देन अंडरलाइन पार्ट। अगर आपको लगता है कि जो अंडरलाइन पार्ट्स में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उनसे बेटर है ऑप्शन ABC में, तो उसको आप फिल कर दीजिए। या फिर एक ऑप्शन है इसी में नो इंप्रूवमेंट का, अगर आपको लगता है जो ऑप्शन अंडरलाइन में जो अंडरलाइन में लिखा हुआ वर्ड है वो ठीक है, तो आप क्या करिए बेटा, नो इंप्रूवमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी कट आ सैड फिगर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ईडियम्स, ठीक है, ईडियम्स। अब ये ईडियम्स होते क्या है भाई? ईडियम्स है मुहावरे, यानी वोकैबुलरी का वो पार्ट जो वर्ड से मिलकर के बनता है, ना कि लेटर से। वोकैबुलरी के कुछ एक ऐसा पार्ट है जो लेटर से मिलकर के बनता है, वोकैबुलरी का दूसरा पार्ट है जो वर्ड से मिलकर के बनता है। तो जब वर्ड से मिलकर के बनता है ना, तो वहां पे वर्ड की एक नई कैटेगरी तैयार होती है, एक ईडियम्स और एक फ्रेजल। ईडियम्स की बात करें तो शब्दों का वो समूह जिसका जो मीनिंग है वो भाव के बेस पे निकाला जाता है। तो ईडियम्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ईडियम्स बहुत ही आसान है। यहाँ पे कट आ, और यहाँ पे कौन सा था बेटा, यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर। कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर। कट सॉरी फिगर का मतलब होता है सोदा, और यहाँ पे हो जाएगा पुअर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन, यानी किसी चीज में बहुत ही, मतलब पुअर इंप्रेशन, बहुत ही कम इंप्रेशन, लगभग हम कह सकते हैं नो, बेकार का यूजलेस इंप्रेशन हम कह सकते हैं छोड़ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे कट अ सॉरी फिगर कहते हैं। अगर हम सो की बात करें तो सो से एक और बड़ा अच्छा ईडियम से कई बार एसएससी ने पूछा है उसको, स्टोल द सो, वर्ड है स्टोल द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे सो, स्टोल द सो की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है विन एप्रिसिएशन, हम कह सकते हैं विन एप्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिएशन, विन एप्रिसिएशन। ठीक है, यानी प्रशंसा पाना। अब प्रशंसा पाना एक और ईडियम्स होता है प्ले इन द गैलरी। यहाँ पे ऐसे अगर कह दिया जाए एक और ईडियम से बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्ले इन द, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे गैलरी। अब प्ले इन द गैलरी की बात करें कि कोई व्यक्ति जो है खेलने का काम कर रहा है कहाँ पे, गैलरी में। अगर कोई व्यक्ति गैलरी में खेल रहा है, सीधी सी बात है कि उसकी जो प्रशंसा करेंगे आसपास के लोग करेंगे, तो वो कम इंपॉर्टेंट होंगे की अपेक्षा जो स्टेडियम में खेलते हुए लोग जो प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पे अगर कह दिया जाए इसका मतलब होता है एप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा बेटा, एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन फ्रॉम, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम, और यहाँ पे हो जाएगा लेस, और यहाँ पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा पीपुल, यानी कम महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा प्रशंसा पाना। एक और होता है लेफ्ट हैंड कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक ऐसा कम्प्लीमेंट, एक ऐसी प्रशंसा जिसके पीछे आपकी इंसल्ट का उद्देश्य हो। ठीक है, ऐसे तमाम सारे वर्ड हैं, उनके वर्ड की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर कहें सी, उसने, ठीक है, इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, स्टेज के फर्स्ट परफॉर्मेंस पर कट अ सैड फिगर की अपेक्षा कहना ठीक होगा, की अपेक्षा कहना, अगर हम बात करें की अपेक्षा कहना ठीक होगा, क्या कहना ठीक होगा, मेड अ सॉरी फिगर, गलत है बेटा। कट अ सॉरी फेस, ये भी गलत होगा। यहाँ पे कहना ठीक होगा, यहाँ पे कौन सा, कट अ सॉरी फिगर, मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे सो द पुअर इंप्रेशन, यानी कि क्या, कैसा इंप्रेशन डाला बेटा, पुअर इंप्रेशन डाला, मतलब उतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा। तो सी
कट अ सॉरी फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, स्टेज के फर्स्ट परफॉर्मेंस में उसने मतलब बहुत ही पुअर इंप्रेशन छोड़ा। तो यहाँ पर इसका जो सही सेंस देने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट अ साइड फिगर की जगह पे होना चाहिए था कट अ सॉरी फिगर। और इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश का उसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सेकेंड थर्ड नंबर। कौन सा बेटा यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर, सी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ वर्ड काफी अच्छे वर्ड हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछ देता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ सकता है, इस वजह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड होता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या होता है बेटा यहाँ पे, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक, यहीं पे अगर हम लोग बात करें एक वर्ड होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, एक वर्ड होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा, ऑप्टिशियन। कई बार पूछ देता है तो हम लोगों को डिफरेंस जो है वो नहीं पता होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, एजुकेशन को लेकर के इनमें दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो काम ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने कहा ऑप्टिशियन, तो ऑप्टिशियन का मतलब होता है वन हु, हम कह सकते हैं वन हु मेक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ग्लासेस, जो क्या तैयार करता है, ग्लासेस। यानी ग्लासेस को ही हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे सन ग्लासेस भी हम कह सकते हैं यहाँ पे सन ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस। ओके, यहीं पे हम कह सकते हैं स्पेक्टेकल्स। क्या कह सकते हैं, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको बेटा यहाँ पे स्पेक्टेकल्स। ठीक है, स्पेक्टेकल्स। चलिए यहाँ पे बात, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। ठीक है, और ग्लासेस का मतलब भी होता है चश्मा। ठीक है, यहाँ पे अगर सन ग्लासेस की अगर बात करें तो ये धूप का चश्मा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, ये ऑप्टिशियन के पास गया। यानी ऑप्टिशियन के पास, ऑप्टिशियन वो होता है जिसको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट सजेस्ट करता है कि आप जाइए वहां पे जाकर के चश्मा वहां से मतलब चश्मे के लिए प्रिस्क्राइब कराता है। तो जो चश्मा बनाता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑप्टिशियन। एंड माने और बॉट मनी, बॉट मीन्स होता है भैया खरीदा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, और चश्मा खरीदा। अब ये हमारा जो है चश्मा जब ये गया होगा तो कोई एक चश्मा खरीदा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो स्पेक्टेकल्स है, या हम ये कह सकते हैं बाइनोकुलर्स हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, यहीं पे अगर कह दिया जाए शूज हुआ, पैंट्स हुआ। ठीक है, यहीं पे अगर कह दिया जाए प्लायर्स हुआ, यानी ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट सेम होते हैं। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हमें इनका सिंगुलर बनाना है तो आ स्पेक्टेकल, ये स्पेक्टेकल तो कहीं नहीं सकते क्योंकि स्पेक्टेकल का मतलब होता है, स्पेक्टेकल का मतलब होता है भैया यहाँ पे तमाशा। अब उसने एक चश्मा खरीदा होगा तो इसलिए तमाशा हो गया, तो स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा, यानी कि ये बिना एस के तो यूज हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो गलत है, टू स्पेक्टेकल्स यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट, इससे पहले आप पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स एक हो ही गया। आप पेयर ऑफ एक पेयर क्या खरीदा बेटा, स्पेक्टेकल्स, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कहना जो है वो अपने आप में कैसा है, सही है। यानी कि आप स्पेक्टेकल्स को जो सिंगुलर बना सकते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं, आप पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 था और इंग्लिश का यानी 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर यानी सी नंबर। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ड का मतलब आपके एग्जाम हॉल में क्या होता है कि वर्ड पावर को लेकर के, वर्ड पावर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। कुछ ऐसे वर्ड जो लेटर से मिलकर के बनते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जो वर्ड से मिलकर के बनते हैं। जब वर्ड से मिलकर के बनता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जब वर्ड लेटर से मिलकर के बनते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। वहीं पे अगर आ जाओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब हम कह सकते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, कैप्टोनिम्स। यहीं पे अगर हम बात करें इन्हीं सब से, इनकी मीनिंग के साथ साथ उनकी स्पेलिंग भी हमें पता होनी चाहिए। तो स्पेलिंग करेक्शन को लेकर के यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं करेक्टली स्पेल्ड और एक को कहते हैं बेटा मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड क्या है कि 4 आपको वर्ड देगा, उनमें से एक वर्ड आपका जो होगा वो गलत होगा, 3 वर्ड ठीक होंगे तो गलत वाले वर्ड को पूछता है। यहीं पे करेक्टली स्पेल्ड
पूछता है, यानी 4 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें से 3 वर्ड गलत होंगे और उनमें से एक वर्ड सही होगा, तो जो वर्ड सही होगा तो सही वाला आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, वर्ड लिखा है वेंजियंस, इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे बदला। क्या होता है भैया यहाँ पे? बदला यानी प्रतिशोध। ठीक है, तो वेंजियंस की ये ठीक स्पेलिंग है नहीं, यहीं पे अगर देखा जाए वेंजियंस तो W से तो हो नहीं सकता, अगला देखा V से तो V से हो सकता है, वेंजेंस वेंजेंस ये होगा नहीं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? वेंजेंस, यानी आपका जो सही ऑप्शन होगा 74 नंबर क्वेश्चन का वो कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। चलिए तेजी से देखते हैं 79। अगला कह रहा है कि ईच आइटम इन द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, आगे कह रहा है विद एन अंडरलाइन वर्ड्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 4 ABCD, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी आपसे पूछने का काम कर रहा है एंटोनिम्स। यानी कि एंटोनिम्स पूछने का 2 तरीका है, या तो किसी सेंटेंस के बीच में देकर के आपसे पूछ देगा, वर्ड होगा वो अंडरलाइन होगा, या तो आपसे इंडिविजुअल वर्ड दे देगा। तो जब भी सेंटेंस में दे कोई वर्ड तो सेंटेंस को पढ़ करके सेंस समझिए क्या कह रहा है उस हिसाब से। यानी अगर आपको डायरेक्ट मीनिंग आ रहा है ना तो जल्दबाजी ना करें, सेंटेंस पढ़ के भाव समझो और तब उसके बाद में 4 ऑप्शन में से उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 79 कह रहा है हिज सार्टोरियल मैनर इज जज्ड, उसका जो पहनावा है वो क्या किया जाता है बेटा? जज किया जाता है। तो सार्टोरियल मैनर यानी जो मतलब सार्टोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं टेलर। क्या होता है बेटा यहाँ पे? टेलर, रिलेटेड टू टेलर, यानी टेलर से रिलेटेड होता है ये, यानी कपड़ों के पहनावे से रिलेटेड होता है। तो सार्टोरियल मैनर एक अच्छा जो तरीका है पहनावे का, तो ये यानी हम स्टाइलिश कह सकते हो, इसका सिनोनिम्स हम कह सकते हैं आप कह सकते हो बेटा यहाँ पे स्टाइलिश हो सकता है। यानी अब ये पूछने का काम क्या कर रहा है? एंटोनिम्स, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा भैया? अनस्टाइलिश। ठीक है, अनकम्प्रोमाइजिंग होगा नहीं, कॉमन समान सा होगा नहीं, क्रूड कच्चा ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो ठीक ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? 79 का कौन सा नंबर? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80। लिखा हुआ है दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है बेटा यहाँ पे असली, असली। ठीक है बेटा यहाँ पे असली। ठीक है, तो इसका जेन्यून, असली। अब पूछने का काम कर रहा है एंटोनिम्स। अब जब वो एंटोनिम्स पूछ रहा है तो देखिएगा जरा गौर से, तो यहाँ पे जेन्यून ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। रेयर हो नहीं सकता, यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है मतलब खर्चीला, ये भी नहीं होगा, महंगा कीमती, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फेक, फेक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? नकली। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? नकली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइन पार्ट्स। कह रहा है लेबल्ड ABC, आगे कह रहा है रीड ईच सेंटेंस टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट। अब हमको क्या करना है बेटा? एरर फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए भैया ध्यान से पढ़िएगा, सेंटेंस को लिखा है टू बी एबल सक्षम होना, टू मैनेज मैनेज करने में, वंस खुद का, क्या यानी क्या? यहाँ पे एंगर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करा गया है कि खुद का एंगर, इज माने है अ रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन है, ऑफ माने का एन इंडिविजुअल। बेटा जब एक बार इसके लिए प्रोनाउन का यूज कर चुका है तो यहाँ पर भी वंस होना चाहिए था। अब यहाँ पे वंस होगा तो यहाँ पर एक का प्रयोग यहाँ पे हो नहीं सकता। कुल मिला के इस पार्ट पर क्या है भैया? यहाँ पे एरर है। आगे कह रहा है साइकोलॉजिकल, या फिर ये करें यहाँ पे ये सीधा ऐसे लिख दें, यहाँ पे टू बी और यहाँ पे कर दे ऐसे एबल टू मैनेज, यहाँ पे हो जाएगा मैनेज और यहाँ पे हो जाएगा वंस। ठीक है, और यहाँ पे एंगर, फिर यहाँ पे हो जाएगा एंगर, फिर हो जाएगा यहाँ पे इज अ, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऐसा रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके बाद इसको ये अननेसेसरी पार्ट है रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑफ और यहाँ पे हो जाएगा साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो ये जो यहाँ पे पार्ट है ना ये अननेसेसरी है, और इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। अब यहाँ पे कह रहा है ऑनेस्ट। अब अगर हम लोग बात करें, एक पार्ट है बेटा यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं फिक्सर, यानी फिक्सर, यानी हम कह सकते हैं इसी को कहने का काम करते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? आर्टिकल। आर्टिकल जो है, आर्टिकल वो शब्द है द वर्ड्स विच शो द डेफिनिट और इनडेफिनिट कंडीशन ऑफ अ नाउन, यानी वो सारे के सारे शब्द जो किसी नाउन की डेफिनिट और इनडेफिनिट कंडीशन बताने का काम करते हैं। यही आर्टिकल के 2 पार्ट हैं, एक है बेटा यहाँ पे कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा बेटा यहाँ पे? डेफिनिट आर्टिकल। और एक कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करें यहाँ पे एक होता है डेफिनिट इनडेफिनिट। अगर हम डेफिनिट की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है बेटा? डेफिनिट आर्टिकल जो है वो हमारा है कौन सा? द। ठीक है, और यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? वो कौन सा है? ए और एन। अब आर्टिकल का जो अस्तित्व है वो नाउन पर बेस्ड है, तो नाउन क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज नाउन, ब्रह्मांड की सारी चीजें नाउन है।
अब नाउन को आर्टिकल, चूंकि बिना आर्टिकल के नाउन, बिना नाउन के आर्टिकल का कोई अस्तित्व है नहीं, चूंकि वो इसी की निश्चितता और अनिश्चितता बताने का काम करता है। तो हमने क्या किया, नाउन से आर्टिकल को रिलेट करा दिया। तो नाउन को आर्टिकल से रिलेट कराने में यहाँ पे नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं बेटा यहाँ पे अनकाउंटेबल, और कुछ कैसे होते हैं भैया यहाँ पे काउंटेबल। तो जितने भी काउंटेबल नाउन है ना उनके साथ एन आएगा, कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ क्या आएगा भैया, दा आएगा। चलिए कुछ कंडीशंस में आ भी सकता है एन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनेस्ट, तो अगर यहाँ पे ऑनेस्ट शब्द लिखा है, ऑनेस्ट अपने आप में क्या है बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ नहीं सकता, हाँ तब आ सकता है जब इसके साथ में कोई नाउन हो। नाउन कैसा होना चाहिए, एससीएन होना चाहिए। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर यहाँ पे आ सकता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट मिस्टेक, तो चलिए भैया ऑनेस्ट मिस्टेक आ तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन समस्या ये आती है कि यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई भी अगर आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, तो आर्टिकल यूज करने से पहले उस नाउन का फर्स्ट लेटर का हिंदी प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, अगर वो वॉवेल है, हिंदी में मेन प्रायोरिटी हिंदी को देते हैं, अगर वो वॉवेल है तो फिर वहां पे क्या आएगा एन, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो वो क्या आएगा अपने आप में ए। समझ आया कि नहीं आया? यही चीज एडजेक्टिव के साथ भी होता है। अगर हम ऑनेस्ट की बात करें, इसको पढ़ने का काम करेंगे, ऑनेस्ट क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, ऑनेस्ट। अगर यहाँ पे ओ आ रहा है तो ये अपने आप में वॉवेल हुआ, और वॉवेल के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 पे क्या पूछ रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है यू डोंट हैव अ मोनोपोली, यू डोंट हैव तुम्हारे पास नहीं है, अ मोनोपोली एकाधिकार ऑन सफरिंग का मतलब होता है कष्ट का, यानी कष्ट तुम्हारे पास ही केवल नहीं है। अगर लिखा अदर पीपुल डोंट हैव प्रॉब्लम्स, दूसरे लोगों के पास भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऐसा तो कहना गलत है, दूसरे लोगों के पास भी प्रॉब्लम है, और इस तरीके से यहाँ पे डोंट हैव लगाना गलत हुआ। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, सी नंबर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या पूछने का काम किया, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वॉइस की, तो वॉइस अपने आप में क्या है बेटा, यहाँ पे वॉच, वॉइस अपने आप में क्या है बेटा, वॉइस अपने आप में जो है वो क्या है भाई, वो है आपका वॉच। ठीक है, वॉच का मतलब होता है यहाँ पे वॉच। अब वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस किनका बनता है, वॉइस बनता है हम कह सकते हैं सेंटेंस का। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो कितने टाइप के सेंटेंस का बनता है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का वॉइस बनता है, दूसरा जो वॉइस बनता है वो इंपरेटिव का बनता है, तीसरा जो वॉइस बनता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनता है। तो 3 टाइप के सेंटेंस का वॉइस बनता है, क्योंकि जब सेंटेंस होगा तभी तो उसका हम कह सकते हैं वॉइस बनेगा, क्योंकि जब कोई घटना होगी तो सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा तो उसी को हम लोग उसी को हम लोग बेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बदल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर होता है ना, वॉइस हो या नरेशन हो, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, सेंटेंस का फॉर्मेट बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए वॉइस में, तो वॉइस में यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सी इज टीचिंग द चिल्ड्रन बॉटनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है बेटा, टीचिंग कर रहा है। और क्या टीचिंग कर रहा है, बॉटनी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये हुआ बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे इसने जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से बॉटनी से सेंटेंस बनाने का काम किया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात आएगी टेंस की, तो टेंस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर, तो पैसिव बनाते समय इज बीइंग एम बीइंग और आर बीइंग हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी हेल्पिंग वर्ब ये ठीक हो गई। ये अपने आप में गलत ऑप्शन हुआ, ये भी गलत ऑप्शन हुआ, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, और सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर। ठीक है, बाकी वॉइस की डिटेल जो है वो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे वॉइस की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 85। 85 पे क्या कह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। 85 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में किया क्या है, इसने जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट कट हो गए। ठीक है, देखिए चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले देखिए एक्टिव में पूछा है कि पैसिव में, कह रहा है करेक्ट एक्टिव बताना हुआ है, मतलब सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि दिख भी रहा है आर के साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीइंग, प्लस वर्ब के साथ में क्या है, थर्ड फॉर्म, बाय यहाँ पर इसके बाद में क्या आएगा, बैंक मैनेजर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, द, और फिर यहाँ पे हो जाएगा बैंक, फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा यहाँ पे मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा इज, फिर यहाँ पे हो जाएगा इन्फॉर्मिंग,
क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इन्फॉर्मिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑल द, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑल द, ठीक है, ऑल, और यहाँ पे हो जाएगा द, फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्लाइंट्स, ठीक है। तो सेंटेंस अगर ये था, फिर उसके बाद में बचा हुआ यानी कि द बैंक मैनेजर इज, ठीक है, द बैंक मैनेजर इज इन्फॉर्मिंग ऑल द क्लाइंट्स, और यहाँ पे किसके बारे में क्या इन्फॉर्म कर रहा है, किसी के बारे में भी इन्फॉर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है, थ्रो एन एसएमएस अबाउट द चेंज इन बैंक टाइमिंग, ठीक है। तो जो बैंक की टाइमिंग चेंज हुई है ना, उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, तो बाकी बचा हुआ यहाँ पे जोड़ देंगे, और इस तरीके से बेटा यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस कुछ इस ढंग से बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन word followed by 4 words A, B, C, D. Select the option that is nearest in meaning. Nearest in meaning इसका मतलब ये पूछने का काम करेगा synonyms. Synonyms की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये अपने आप में टेसिटर्न होता है, अपने आप में क्या होता है इसी का synonyms यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेसिटर्न होगा, टेसिटर्न होगा। टेसिटर्न की बात करें यहाँ पे एक वर्ड और होता है पीथी, पीथी हम कह सकते हैं, इसको याद कर सकते हो पीथी, अगर तुमने पीथी तो कम बोलो, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे अल्पभाषी, अल्प और यहाँ पे भाषी, ठीक है, अल्पभाषी हो जाएगा यहाँ पे। अगले वर्ड पे आ जाओ, इसी का और भी हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, जो कम बोलने वाला हो रिजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इसी का हम लोग कह सकते हैं लैकोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी इसकी क्या है सिनोनिम्स। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सी अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, ठीक है, सॉरी ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, एक्सपेंसिव फैलाव से रिलेटेड, ये तो हो नहीं सकता। जॉली यानी खुशी हो नहीं सकता। साइलेंट यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बेटा, विथड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन साइलेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल शांत है, यानी कि ये बोल रहा है लेकिन कम शब्दों में बोलता है, कम बोलता है। यहाँ पे विथड्रॉन वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जोवियल का मतलब होता है खुशी, ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा अब जोवियल का मतलब होता है खुशी। अब जो उत्साह होता है हम कह सकते हैं एडजेक्टिव है, तो जोवियल का मतलब होता है यहाँ पे आनंद से भरा हुआ। तो जोवियल होता है, जोकंड होता है, जुकोज होता है, एक्सटेसी होता है, ग्ली होता है, ऐसे तमाम सारी सिनोनिम्स होती है। तो जोवियल का जो यहाँ पे सिनोनिम्स होगा कैलस कठोर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। चीयरफुल खुशी से रिलेटेड होगा, यही ऑप्शन से। गैरुलस का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, बकवास करने वाला, बकवास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा करने वाला, तो ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत होगा। क्रेडुलस का मतलब होता है, क्रेडुलस लोग जो होते हैं ना वो गलिएबल बना दिए जाते हैं, ठीक है। क्रेडुलस का मतलब होता है कि जो इजिली बिलीव कर लेता है दूसरों पे, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्रेडुलस, इसको हिंदी में कहते हैं सहज विश्वासी, ठीक है, सहज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा विश्वासी, ठीक है, सहज विश्वासी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, चीयरफुल, ठीक है। तो 86 का ऑप्शन कौन सा सही था, रेटिसेंट का कौन सा हो जाएगा, विड्रॉन, और 87 का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, चीयरफुल। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 88। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। किसी दिए गए सेंटेंस का, ये भी क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है ये भी, यानी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस का करेक्ट नरेशन आपको बताना है। कह रहा है द सर्कुलर, अब यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, द सर्कुलर आस्क्ड ऑल द रेजिडेंट्स टू कीप, यानी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सॉरी सेंटेंस इनडायरेक्ट में है। अब इसका बनाना क्या है, लिखा हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट में बना करके ना बना करके किस में बनाना है, डायरेक्ट में बनाना है। तो यहाँ पे अगर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कीप देयर गार्बेज, यानी कह रहा है टू कीप देयर गार्बेज रेडी बाई 11 AM द कॉर्पोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट, मतलब लगभग 11 बजे तक, मतलब जो गार्बेज है वो तैयार रखें क्योंकि वो 11 बजे तक वो कलेक्ट करने आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस है इंपरेटिव का, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिखा है ऑल द रेजिडेंट्स, इससे ये बनेगा नहीं, ठीक है। द सर्कुलर साइड यहाँ पे ऑल रेजिडेंट्स ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑल सर्कुलर साइड ऑल रेजिडेंसेस आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है, और इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर, डी नंबर। चलिए अगले नंबर पे आ जाओ। अगला कह रहा है बेटा PQRS। PQRS क्या है कि 4 अलग अलग बातें, 4 मतलब कोई एक स्टोरी होगी और उस स्टोरी में 4 अलग अलग सिचुएशंस होंगी, मतलब 4 अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। उन एक्टिविटीज का आपको सही क्रम बताना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका या तो बेटा इसके कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू करते हैं। हम लोग देखते हैं सेंटेंस किससे नहीं शुरू हो सकता है, सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, ठीक है। और सेंटेंस में या तो फिर शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका एंडिंग इसके बाद में दूसरे वर्ड से स्टार्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द अप्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट दैट दे आर नॉट men of straw, दे आगे लिखा हुआ है दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वोबली हेड्स। यहाँ पे लिखा है इससे सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वोबली हेड्स, ठीक है। और अब जब ये मतलब वोबली हेड्स मतलब हिलता हुआ जो सिर मतलब शेक करेगा तो किसके साथ करेगा, विद द अप्लॉम, आत्मविश्वास के साथ। इस तरीके से यहाँ पे आर के साथ में यहाँ पे पी, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा नंबर बेटा, बी नंबर। चलिए अगला बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला देखिएगा बिल्कुल आसान है, लिखा हुआ है ऑफ इट्स रेन सोक्ड वर्ड्योर। फिर अगला लिखा हुआ एंड ऑन द अदर देयर आर, फिर उसके बाद लिखा है ऑन द वन हैंड देयर इज, लिखा हुआ माइनर्स ब्यूटी, यहाँ पे लिखा है ब्यूटी, और ब्यूटी के साथ में क्या आता है आप, इस तरीके से मिला। आर के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, और आर पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूएस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में वैसे डिटेल में हम लोग समझाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके आंसर्स देखने हैं, सोल्यूशन समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ कंसाइज फॉर्म, या ये कह सकते हो अ वर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी बात को एक शब्द में कहना ही क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। देखिएगा भैया क्या कह रहा है, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, यानी दूसरों के नाम से ट्रैवलिंग करना मतलब अपना नाम छिपाना। तो इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या होता है बेटा यहाँ पे, एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण, ठीक है। तो ये तो अपने आप में इम्प्रॉम्प्टू, ये तो इम्प्रॉम्प्टू तो हो नहीं सकता। अगला लिखा हुआ इनविजिबल, आदर्श हो नहीं सकता। इनक्रेडिबल यानी कि विश्वास ना करने हो। अगला देखिए लिखा हुआ इनकॉग्निटो, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हार्स ऑफ डिस्कॉर्डेंट साउंड, यानी कि हार्स ऑफ डिस्कॉर्डेंट साउंड, शोर शराबे से भरा हुआ जो साउंड, जो आवाज है उसको क्या कहेंगे। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, नीरस, ठीक है। उबाऊ। हार्मनी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं मतलब हार्मनी का मतलब होता है मधुर, ठीक है। यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या हो जाएगा भैया, मधुर हो जाएगा, ठीक है, शांत हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सुखमय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता सिमिलर वाइज, ये हो नहीं सकता काकोफोनी, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा है गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस इसने दे रखा है, हमें ये बताना है। लिखा है टॉकिंग 20 टू द डजन। अब यहाँ पे टॉकिंग 20, 20 की बात करना टू द डजन। अब यानी कि ऐसे अगर करोगे दर्जन में 12, यानी बात करो 20 की, कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर यहाँ पे, टॉकिंग हर्डली एंड रैपिडली। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए अंडर द वेदर, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अंडर द वेदर, ये तो एक और वर्ड होता है अंडर द क्लाउड, एक होता है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, या हम कह सकते हैं सस्पेंस में होना। और अंडर द वेदर, कोई भी जो व्यक्ति है ना वो अंडर द वेदर है। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम के अधीन, मौसम बिगड़ता है, कहीं दिन में गर्मी, रात में सर्दी, तो वो आदमी जो है ना उसके चांसेस ज्यादा ये हैं कि वो बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ पे यह आपका क्या होता है, सिक या इल, क्या होता है सिक, या हम कह सकते हैं इल, ये मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अनवेल। और इस तरीके से 94 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अनवेल हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है 95 पे कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस, यानी कि आपके एग्जाम हॉल पे फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस होगा, बीच में फिल इन दी ब्लैंक, बीच में खाली स्थान होगा, और सेंटेंस पढ़िए और ध्यान से समझिए वहां पे क्या सेंस चाहिए, क्या मीनिंग चाहिए, उस हिसाब से हमें ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स स्पेस ऑफ 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। गिवन आफ्टर द सेंटेंस सिलेक्ट द वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना उसको आपको भरना है। देखिए सेंटेंस को समझिए, द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कोई व्यक्ति जो था, कोई टीचर जो था वो अपना लेक्चर दे रहा था, तो क्लास में जो स्टूडेंट था उसकी हालात कुछ ये थे, इनफैक्ट वास्तव में आई इन द मिडिल ऑफ क्लास। तो जब लेक्चर में मजा नहीं आ रहा है तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ होगा क्या, शो ऑफ, दिखावा ना भाई, पुट ऑफ। पुट ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो हो जाएगा यहाँ पे पोस्टपोन करना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पोस्टपोन, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पे स्थगित करना, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे कपड़े उतारना। क्या होता है भैया यहाँ पे कपड़े, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उतारना, ठीक है। अब अगले नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे अगला लिखा है डोज ऑफ। अब अगर हम लोग बात करें इस वर्ड डोज की, तो डोज और एक वर्ड होता है बेटा यहाँ पे ऐसे डोज। ये डोज जो है ना ये अपने आप में खुराक है,
और यहीं पे अगर हम बात करें डोज, ये अपने आप में होता है ऊँघना या नींद, नींद लेना, नींद या ऊँघने से है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें एक वर्ड और होता है डॉस, डॉस माने होता है चारपाई और डाउन करना, डॉस डाउन करना, तो यहाँ पे सो जाना, ठीक है बेटा, यहाँ पे सो जाना। यहीं पे एक और वर्ड होता है, यहीं पे एक वर्ड और होता है यहाँ पे जोंग, जोंग्ड आउट, तो इसका भी मतलब होता है थक करके सो जाना, ठीक है। इसका भी मतलब किससे है बेटा, यहाँ पे सोने से है या थक जाने से। तो ये दोनों के दोनों फ्रेजल है, ठीक है। और एक और आपके सामने फ्रेजल है यहाँ पे, कौन सा, डोज ऑफ, डोज ऑफ का मतलब होता है नींद लेना, यानी कि सो जाना बीच में। और इस तरीके से यहाँ पे अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं था, यानी कि तो वो व्यक्ति जो था वो यहाँ पे सो गया। यही पे एक और वर्ड है यहाँ पे वेरी और यहाँ पे इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, इंटरेस्टिंग की, तो यहाँ पे द लेक्चर वाज टू बी की वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता तो ये यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता तो ये इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है, जो वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आता है हमेशा वेरी, ठीक है, ये अपने साथ क्या लेता है वेरी। और पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या लेता है अपने साथ में मच, ठीक है। इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, जो अपने साथ में वेरी लेते हैं, कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव जो अपने साथ में वेरी लेते हैं, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, डोज ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन जो अगला है इसमें क्या पूछने का काम कर रहा है, उसने क्या किया है, एक पैसेज दे रखा है और पैसेज में बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा क्लोज टेस्ट, यानी कि इस तरीके से दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो एक क्वेश्चन पूछता है अनसीन पैसेज, या तो क्वेश्चन पूछेगा क्लोज टेस्ट। अनसीन पैसेज होगा और बीच बीच में खाली स्थान होंगे उसमें, तो उसमें सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये भूल जाओ कि बीच में कहीं खाली स्थान है। सबसे पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि पैसेज में किससे रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि साइंस से रिलेटेड बात हो रही है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बात हो रही है, नेचर से रिलेटेड बात हो रही है, या हम कह सकते हैं करंट का कोई मतलब हम कह सकते हैं मतलब कोई भी जो घटना है उससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब बात टॉपिक किससे रिलेटेड है ये समझना। दूसरी बात, टॉपिक पे बातचीत कैसी चल रही है, निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि उसी हिसाब से निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हम लोग फिल करने का काम करेंगे, ठीक है। और अब फिर उसके बाद में हम लोग इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। खैर ये चीज हम लोग जब हम लोग लिटरेचर पोर्शन पे काम करेंगे, पीक्यूआरएस, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, लाइव क्लास पे हम लोग इनको पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द खालिस्तान ऑफ एनर्जी इन इंडिया, भारत में जो एनर्जी आर मेट फ्रॉम, जो कि आती है फ्रॉम माने से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस, ठीक है, इन दोनों सोर्सेस से, ठीक है। आगे लिखा है द मोस्ट, खालिस्तान पता नहीं सोर्सेस, जो सोर्स है, ठीक है, साधन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टुडे मींस आज के दौरान, कोल, कोल मतलब कोयले, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड माने और न्यूक्लियर पावर है, ठीक। यहीं पे अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर फायरवुड, ठीक है, काउडंग, केक्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, केक एंड वेजिटेबल्स वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट का मतलब होता है जो मतलब जीवाश्म के रूप में जो अंदर होते हैं वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, ईटीसी। आगे लिखा है नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, आगे लिखा है व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है, नॉन कमर्शियल जो फॉर्म जो रूप है ऑफ माने का एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे डिमांड कोल इज द, डिमांड जो कि बेटा प्रदान करता है, डिमांड करता है, मांग करता है, कोल जो कोयला है, इज माने है सोर्स, साधन, ऑफ माने का कमर्शियल एनर्जी ऑफ इंडिया। अब चलिए यहाँ पे भरने का काम करते हैं। लिखा हुआ है द और खालिस्तान ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर माने है, तो द फ्रॉम माने से कमर्शियल, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर माने है मेट फ्रॉम, हमें मिलती है फ्रॉम बोथ कमर्शियल, ठीक है, यहाँ पे किससे बेटा कमर्शियल से, ठीक है, कमर्शियल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन कमर्शियल, दोनों मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफ एनर्जी की, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले पे आते हैं भैया, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज द मोस्ट, द नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो है, ये जो साधन है द मोस्ट सोर्सेज, ये सबसे ज्यादा कैसे सोर्सेज है, ताकतवर सोर्सेज है, इनसिग्निफिकेंट बेकार, इन एक्सपेंसिव महंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ फायरवुड जो है, काउ डंग मतलब कोयले का जो मतलब गोबर है, सॉरी गाय का जो गोबर है, केक एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वेस्ट, ईटीसी, ईटीसी कंस्टिट्यूट नॉन कमर्शियल, ये हमें प्रदान करती है क्या, नॉन कंस्टिट्यूट मतलब होता है यहाँ पे क्या करना, बनाना या देना, क्या यहाँ पे हो जाएगा नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एनर्जी का नॉन कमर्शियल फॉर्म प्रदान करती है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा 98 का कौन सा हो जाएगा, ए। कंबाइंस बांधना, जोड़ना नहीं, कोलैबोरेट पुष्टि करना, मिक्सचर्स मिलाती, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 98 का कौन सा हो जाएगा,
ए नंबर। अगला लिखा है व्हाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हो जाएगा नीड आवश्यकता, तो आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगा, सेड ये भी नहीं होगा, मीट डिमांड इसका मतलब होता है यहाँ पे भेजना या मिलना, ठीक है, तो ऑप्शन से हो जाएगा मीट डिमांड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भेजना या प्रदान करना, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बेटा, यहाँ पे बी नंबर। चलिए कम टू द नेक्स्ट नंबर पे आते, लिखा है कोल इज खालिस्तान सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, तो जो कोयला है वो कैसा सोर्स है भारत में कमर्शियल एनर्जी का, लिखा हुआ है कि कोल इज द खालिस्तान सोर्स का मतलब जो स्रोत है, आप माने का कमर्शियल एनर्जी का, ठीक है, इन इंडिया भारत में, तो हैवीएस्ट हैवी नहीं हो सकता, भारी कोई वेट की बात नहीं कर रहा है, स्मॉलर ना ना भाई ये बहुत बड़ा सोर्स है तो हार्डेस्ट नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे लार्जेस्ट सोर्स हो जाएगा, तो वी कैन से यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा 100 का सी नंबर, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल गया, और बाकी जो पार्ट है रीजनिंग मैथ्स और जीएस इनके भी वीडियोस आपको अपलोड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे, और नेक्स्ट जो भी एसटी हुआ करेंगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको लाइव क्लास पे दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।